नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूं। टारगेट प्रोफेसर बैच में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग जानते हो कि हमने टारगेट बनाया है कि 2025 में हम लोगों को प्रोफेसर बनना ही बनना है। देखिए, एमपीपीएससी जो शेड्यूल करे या दूसरे स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो, वो शेड्यूल के हिसाब से तो चलेंगे ही चलेंगे, पर हमारी क्या तैयारी है? क्या हम अपने आप में सोच रहे हैं कि हमें 2025 में बनना है कि नहीं बनना है? ये क्वेश्चन है, राइट? तो हमने तो सोच लिया है कि टारगेट प्रोफेसर है, 2025 में बनना ही बनना है। इंग्लिश लिटरेचर से अगर आप हो तो मैं आप सबके साथ हूं, क्योंकि हम लोग आज से पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो सबसे पहले बनाया था, उसमें पूरा मैंने बताया था कि यूनिट वाइज हमारा शुरू होगा। आज हमारी यूनिट 1 है। आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 1 में हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, और अगर हम लोगों ने ब्रिटिश लिटरेचर अच्छी कर ली तो हमारा काम बन जाएगा। ब्रिटिश लिटरेचर में हमारा पहला जो यूनिट है वो एंग्लो सैक्सन का है। एंग्लो सैक्सन 410 से शुरू हुई थी और 1066 तक चली थी। ब्रिटिश इंग्लिश को इतने भागों में 12 भागों में बांटा गया है। मैंने खासकर इसको बांट दिया है, वैसे तो किताबों वगैरह में भी लिखा है, मैं कोई ऐसा वो नहीं हूं कि मैंने ही बांटा है, लेकिन एक पढ़ाई की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अपन 12 भागों में 12 पीरियड्स में पढ़ेंगे, है ना। पहले हम एंग्लो सैक्सन पढ़ेंगे, फिर एंग्लो नॉर्मन पढ़ेंगे, फिर एज ऑफ चौसर पढ़ेंगे, एज ऑफ रिवाइवल पढ़ेंगे, एज ऑफ एलिजाबेथ, प्यूरिटन, रीस्टोरेशन, 18th सेंचुरी, एज ऑफ रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन एरा, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। ये जो बैच है वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनाया गया है। तो पूरा का पूरा फोकस मेरा रहेगा कि मैं आप लोगों की जितनी संभव हो सकता है मदद करूंगा, और आप विश्वास करके देखिए, आप बहुत गजब करने वाले हो अगर आप बैच ज्वाइन कर चुके हो। चलिए शुरुआत करते हैं और एंग्लो सेक्शन पे स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, एंग्लो सेक्शन यानी कि कहीं ना कहीं ये जातियों की, कुछ ट्राइब्स की बात चल रही है। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से इंग्लैंड ने हम पे गुलामी की, मतलब हमें गुलाम बनाया, राइट, हमने इंग्लैंड की गुलामी की, ऐसे ही इंग्लैंड पे भी शुरू में बड़े वार हुए, बड़े युद्ध हुए, बड़े इन पे इन्वेजन हुए, हमले हुए, आक्रमण हुए, राइट, आक्रमण हुए। तो शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि इंग्लैंड में जो पहले लोग रहते थे वो कौन थे। इंग्लैंड में जो पहले लोग रहते थे वो सेल्ट्स थे। इनको ब्रिटोन्स भी बोला जाता था। जैसे अपन लोग इंडियन हैं, ऐसे सेल्ट्स या ब्रिटोन्स रहते थे इंग्लैंड में। इन विचारों पे हमला कर दिया था, इन्वेड कर दिया था रोमन्स ने। ध्यान देते जाना एक एक बात, और मैं आपको बिल्कुल क्रिप्स और बिल्कुल जरूरत की चीजें आपको पढ़ाऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगी, है ना। चलिए साहब, तो एक्चुअली ये जो रोमन्स थे वो कहां से आए थे? इटली से आए थे, है ना। नाम से पता चल रहा है इटली से आए थे। तो देख लेते हैं साहब। तो ये जो सेल्ट्स और ब्रिटोन्स रहते थे, जैसे अपन लोग आराम से रह रहे हैं, ऐसे जो सेल्ट्स और ब्रिटोन्स रहते थे, इन पर रोमन्स ने हमला कर दिया। अब आपको ध्यान होगा कि अंग्रेजों ने जब हम पे हमला किया तो इंडियंस ने ये मान लिया था कि चलो हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, है ना। चलो अब ठीक है, अब गुलाम है तो हैं, कई लोगों ने मान लिया। ऐसे ये सेल्ट्स और ब्रिटोन्स ने भी मान लिया था कि हम रोमन्स के गुलाम हैं, और उन्होंने पूरी तरह से रोमन्स को स्वीकार कर लिया था। और रोमन्स भी उन पे अत्याचार नहीं करते थे, बढ़िया राजाशाही जिंदगी जीते थे। तुम भी सही से जियो, बस हमारी जी हजूरी करते रहो, ऐसे रहते थे। अब ये रोमन्स थे वो इटली के थे, ओरिजिनली कहां के थे? इटली के थे, राइट। और लगभग 43 एडी में ये आए थे और उन्होंने 500 सालों तक राज किया, 500 सालों तक।
अब देखो, समय एक जैसा रहता नहीं है, समय बदल जाता है। समय बदला, समय ने अपना चक्र घुमाया, पलटा खाया, और रोमन्स के यहां यानी इटली में ही समस्या होने लगी। जब इटली में ही समस्या आने लगी तो क्या करें भैया, रोमन्स को वापस जाना था अपनी इटली में। यहां सेल्ट्स और ब्रिटोन्स जो थे वो खुश भी थे, दुखी भी थे। खुश इसलिए थे कि हम आजाद होने वाले हैं, टोटल हमारा राजा रहेगा, हम आजाद रहेंगे, लेकिन दुखी इस बात से थे कि एक जा रहा है तो दूसरा भी तो ताक दे के बैठा है। पहले तो वो युद्ध होते थे, जो जिस पे हमला कर दे, तो एक जा रहा है तो दूसरा भी तो ताक लगा के बैठा है कि जैसे ये रोमन्स गए, और दूसरा कौन था, दूसरे बहुत से लोग थे, कई इन्वेडर्स थे जो इस जुगाड़ में थे कि कैसे ये जाए रोमन्स और हम इन पे हमला करें, सेल्ट्स पे और ब्रिटोन्स पे, और हम राजा का मतलब जैसे रोमन्स के राजा थे वो इनको गुलाम बनाए हुए थे, ऐसे हम गुलाम बनाए। तो रोमन्स लौटे और अपने वापस इटली चले गए। जब इस समय ये खाली पड़ा था तो सैक्सन्स, एंगल्स और जूट ने ब्रिटेन पर हमला किया। उस समय किंग अर्थर था। हालांकि सैक्सन, एंजल्स और जूट भी लाए गए थे बुला के कि चलो वहां पर। इनने हमला किया। ये 3 तरह की जातियां थी, ट्राइबल्स थे, लेकिन ये लड़ाके थे, कब्जा करते थे। तो सैक्सन, एंजल्स और जूट ने इन्वेड कर दिया ब्रिटेन पर। उस समय राजा थे अर्थर, सेल्ट्स के, ब्रिटोन्स के। इन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। कहां रोक पाएंगे भैया, समझ लो, ताकतवर थे, है ना। अब 3 जातियों का मुख्य रूप से जलवा शुरू हो गया। अब 3 जातियों ने क्या किया, अपने अपने राज बताना शुरू कर दिए। लेकिन मेन तरीके से एंगल्स और सैक्सन ने ही राज किया। क्यों? क्योंकि वहां पर एक जगह थी कैंट। जैसे इंडिया में किसी ने हमला किया उस समय, तो एक दिल्ली राज बसा लिया, है ना, एक कलकत्ता में चला गया। अलग अलग राजा ने अलग अलग हमले किए और राज बसा लिए। ऐसे कैंट नाम का जो जगह थी वो जूट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, बस केवल कैंट के लिए। और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई थी कि उस समय के जो राजा थे एथलबर्ट, वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई थी। और क्रिश्चियनिटी अपनाने में किसने, सेंट अगस्तियन ने 597 यानी 597 एडी में मदद की थी। और वही पहले ऐसे संत थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाने में मदद की थी, और किंग एथलबर्ट ने अपनाया भी था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन चुका है कि कौन से राजा थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी सबसे पहले अपनाई थी और किसने मतलब उनको ये अपनवाई थी, राइट, किसने मदद की थी उनको अपनाने के लिए। तो सेंट अगस्टाइन ने कब की थी, 597। और एंग्लो और सेक्शंस यानी एंजल्स और सेक्शंस की बात करें तो मर्सिया, ससेक्स, बेसेक्स, एसेक्स, ईस्ट एंग्लिया, नॉर्थम्ब्रिया, 6 राज्य जिन्होंने बसा दिए, है ना। हालांकि जब ये वापस चले गए, जूट कमजोर पड़ गए, तो दोनों के राज्य बचा। दोनों ने मिलके फिर क्या किया, एंग्लो और सेक्शन, एक पूरा पीरियड का ही नाम पड़ गया, एरा का नाम पड़ गया। उन्होंने 3 इन सबको मिला के, 7 को मिला के उन्होंने कहा 3 कर दो। जैसे 2 छोटे छोटे राज्य, क्या करेंगे भैया 2 छोटे छोटे राज्य का, चलो 1 कर देते हैं, है ना। तो इन 7 को मिला के नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया और बेसेक्स कर दिया गया कि लो भैया 3 है। ओके। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आराम से शांति से काम चल रहा था। उस समय एक बाइकिंग्स नाम की भी प्रजाति थी। ये बाइकिंग्स, ये बड़े लड़ाके थे, मूर्ख थे, लेकिन मतलब होते ना आताताई टाइप के, आई मतलब अकल नहीं है लेकिन हमले पे हमले कर रहे हैं। तो बाइकिंग्स ने भी हमला किया, चलो सुनो खाली जगह है, चलो हमला कर देते हैं। हमला किया लेकिन हार गया। किसके द्वारा, किंग अल्फ्रेड के द्वारा हार गया। कब हार गया, 878 में हार गए और भागना पड़ा, है ना। युद्ध हुआ था डैनलो में, इन्होंने हमला किया था बाइकिंग्स ने, वहां पे युद्ध हुआ था। तो ये थी कहानी।
अब जैसे तैसे एंग्लो सैक्सन्स के बढ़िया राज चला, और देखो यहाँ पे ये 878 की बात, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम से राज चला, और 1066 तक बढ़िया एंग्लो सैक्सन्स के राजाओं का राज चला। लेकिन फिर एंग्लो नॉर्मन शुरू हुआ, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि एंग्लो सैक्सन जो राज चला इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे गए, क्योंकि लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बेवल्फ सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसको नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। इसमें कभी कभी कैरेक्टर पूछ लिए जाते हैं, तो बेवल्फ मैन जो है वो हीरो है ना। हर्थोग्रर जो है वो किंग्स ऑफ डेन्स यानी कि वहां का राजा है, और राजा बढ़िया आराम से गजब वहां पे आनंद से रह रहा था, उसकी प्रजा भी बढ़िया रहती थी, बढ़िया महफिल चलती थी। महफिल में एक दिन आनंद ले रहे थे, वहां पे क्या हुआ, ग्रेंडल नाम का एक राक्षस आ गया, उसने तबाही मचा दी। बाद में बेवल्फ को बुलाया गया, और जो कुछ हुआ वो आप यूट्यूब पे जाके बेवल्फ की पूरी स्टोरी देख सकते हो। अगर आप मेरे से कहोगे तो मैं एक बेवल्फ की पर्टिकुलर स्टोरी बना दूंगा, है ना। तो बेवल्फ एक इंपॉर्टेंट उस समय वर्क था। उसके बाद अगर हम रिदम ऑफ द अर्ली पोएम्स यानी उस समय की पोएम की रिदम की बात करें, तो एलिट्रेशन चलता था कब, एंग्लो सैक्सन में। ओके। और दूसरे अगर हम वर्क की बात करें तो बिटसिथ नाम का एक वर्क है, जिसमें वॉन्डरिंग लाइफ ऑफ गिलीमैन दिखाया गया है। डियोर्स लेमेंट नाम का वर्क है, द सी फारर नाम का वर्क है, फाइट एट फिंसबर्ग नाम का वर्क है, वाल्डेरे नाम का वर्क है। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, पूछे जा सकते हैं कि ये वर्क किस टाइम के थे, किस एरा के थे, तो एंग्लो सैक्सन एरा के थे ये सारे वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्क हो गए। अब इंपॉर्टेंट वर्क की अगर हम बात करें तो ये बेवल्फ हो गए, बिटसिथ हो गया, आपका डियोर्स लेमेंट हो गया, द सी फारर हो गया, फाइट एट फिंसबर्ग हो गया, वाल्डेरे हो गया। इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात कर लेते हैं कि इस टाइम के इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन से थे, जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन से थे एंग्लो सैक्सन एज के, तो वेनरेबल बेडे, अरे भैया बेडे तो बेडे था एकदम, फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहा जाता है इनको। इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है, एसेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, कई बार पूछा गया है ना। हालांकि बाद में एक एसेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो जेरमी टेलर ने लिखा था, लेकिन एसेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वेनरेबल बेडे, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग बोला जाता है। दूसरे कैडमैन हैं, तीसरे साइनेवुल्फ हैं। देखिए कैडमैन का एक इंपॉर्टेंट वर्क पैराफ्रेज, और दूसरा आपका जुडिथ नाम का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ओके। साइनेवुल्फ की बात करें तो इनका भैया क्रिस्ट है, जुलियाना है, फेट्स ऑफ एपस्टल है, एलिने है, ड्रीम ऑफ रूड है, ये इंपॉर्टेंट वर्क हैं। अगर हम यहाँ पे ड्रीम ऑफ रूड की बात करें, इसमें देखो क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, तो रूड का मतलब क्रॉस होता है, क्रॉस मतलब जो जीसस डालते हैं वो। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि जो क्रिस्ट है उसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनको हम पढ़ेंगे कहाँ, विक्टोरियन एरा में पढ़ेंगे, उनकी क्रॉसिंग द वार एक वर्क है, उसमें क्रिस्ट को देखा जा सकता है, क्रिस्ट के वहां पर फुटप्रिंट्स आपको नजर आएंगे, इस वर्क की झलक वहां पर नजर आएगी। राइट। तो ये थे हमारे एंग्लो सैक्सन एज। मैंने पूरा आपको जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब बता दिया। टारगेट प्रोफेसर में कमी नहीं रहने दूंगा। फिर यूनिट 2 लेके आऊंगा, ये यूनिट 1 थी। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलता हूं अब मैं नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।